secretary or at least a deputy secretary. Thank you very much. Thank you very much. Shri Rajyavardhan Rathod ji. सर धन्यवाद. आपने मुझे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल इसके ऊपर बोलने का मुझे अवसर दिया. सर आप इमेजिन करिए थका हुआ इंसान पूरे दिन काम करके घर जा रहा हो और अचानक से बिना किसी धमाके के, बिना किसी आग के 11 लोग मर जाएं और 5,500 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं. ऐसा हुआ. टोक्यो के सबवे के अंदर सरीन गैस केमिकल एजेंट लीक होने से, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, ऐसा हुआ वहां पर. यह संभव है, यह भारत में भी हो सकता है. और यह तो शुक्र है वहां पर जो केमिकल एजेंट इस्तेमाल हुआ था बहुत पुअर क्वालिटी का था. अगर वो बहुत पोटेंट क्वालिटी का होता तो तबाही मच जाती. उसी तरह 9/11 जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, जब अमेरिका उससे उभर रहा था उसके बाद लोगों के घरों में चिट्ठियां आनी शुरू हुई. जो चिट्ठी खोल रहा था खोलते ही मर जाता था. उसके अंदर एंथ्रैक्स लेस्ड लेटर थे. ऐसा भारत में भी एंथ्रैक्स लेस्ड लेटर्स ऐसा भारत में भी हो सकता है. देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, और उसीलिए ये जो अमेंडमेंट आया है बिल के अंदर, ये देश को सुरक्षित करने के लिए आया है. आप छोटा राष्ट्र, रोग नेशन, कोई ऐसा टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, वो ये सब करने की संभावना रखते हैं. और ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इनका बड़ा साधारण तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है. इनका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी साधारण तरीके से होती है. ये आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाइए, आप वहां से अलग अलग चीजें खरीद कर उसको जोड़कर आप केमिकल एजेंट बना सकते हैं. और इसीलिए इस बिल को लाया गया है ताकि इसे रोका जा सके. ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका इस्तेमाल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है. ये कहां तक, कितनी दूरी तक नष्ट करेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका कोई एनालिसिस नहीं करा जा सकता पहले से. मैं अगर कंपेयर करूं, अगर आप गोली चलाते हैं तो सही निशाने पे एक जगह जाके लगती है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं करता. तो बड़े पैमाने पे तबाही मचाते हैं, फिर इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं. आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देते हैं. अब ये केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं. और इन सब के डेवलपमेंट के ऊपर निगाह रखी जा सके, इनकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, उन लोगों के ऊपर भी निगाह रखी जा सके, इसलिए ये बिल लाया गया है. मैं अभी की बात नहीं करता, मैं 2014 की बात करता हूं, जब सरकार हमारी बनी थी. उस समय एक सर्वे हुआ, लोकनीति सर्वे, और उसमें पूछा गया कि कौन सी पार्टी है जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है. हु आर यू मोस्ट कॉन्फिडेंट इन नेशनल सिक्योरिटी. 31% लोगों ने बीजेपी को एज द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टी कहा जो देश की सुरक्षा करती है. ये 2014 की बात है, और उसके बाद तो अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो सरकार ने करे जिससे देश की सुरक्षा हुई है. प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू प्रधानमंत्री बनने से पहले का, उनसे जब पूछा गया कि जब कोई आतंकी ग्रुप या रोग नेशन हमला करता है तो किस तरह से जवाब देंगे, उन्होंने उस समय कहा था कि मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा. और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं या एयर स्ट्राइक्स होती हैं, ये भारत का उन्हीं की तरीके से जवाब देने का एक उदाहरण है. आज देश सिक्योर हो रहा है, जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के ऊपर. इंटरनेशनल एंटी टेरर अलायंस बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा. भारत अपने आप में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उभर रहा है. जो बदलती वैश्विक व्यवस्था है उसके अंदर भारत बदल रहा है. Prime Minister, and Kargil war took place, it was he who ordered the Air Force to strike with whatever weapons they have so that the war could be ended, and he succeeded. I think as you were in the army, you knew how much casualties you would have had. It was his
decision, master decision, that you use whatever you have and destroy the enemy in those very bunkers that were our bunkers that they were sitting in. Let's राजवर्धन be जी, clear about it. He did it, and he did it with firm इस बदलती वैश्विक व्यवस्था के अंदर आज भारत का स्थान और मजबूत होता जा रहा है. देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया टू इमर्ज इवन स्ट्रॉन्गर. और भारत का मानवता के अंदर हमेशा बड़ा रोल रहा है, अभी नहीं, सदियों से बड़ा रोल रहा है. वासुदेव कुटुंबकम हमारी महा उपनिषद में लिखा है, ऋग्वेदा के अंदर रखा है. ये इसे हम अपने सिद्धांत मानते हैं. और अगर हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं तो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है. और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करा, बल्कि दूसरे देशों से बात करके इस तरह के नियम भी बनाने शुरू करे ताकि एंटी टेरर अलायंस एक तैयार हो सके. ब्रिक्स जो राष्ट्र है जिसके अंदर 41% पूरी दुनिया की आबादी रहती है, 24% जीडीपी है पूरी दुनिया की, उनके साथ एक काउंटर टेररिज्म प्लान अडॉप्ट करी गई. माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें प्रेरित करा ये अडॉप्ट करने के लिए. उसी तरह G20 समिट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड अ ग्रेटर रोल फॉर यूनाइटेड नेशंस, इसके लिए एम्फेसिस करा प्रधानमंत्री जी ने. बायलैटरल टॉक्स हैं यूएस प्रेसिडेंट के साथ, दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ. ये पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग राष्ट्रों से बात करके किस तरह से सारे देश इकट्ठे होकर एंटी टेरर एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत हुई. और उसी का नतीजा है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को और मजबूत करना चाहिए, तो आज जो बिल आ रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की विचारधारा से आ रहा है, उनके सोच के हिसाब से आ रहा है. प्रधानमंत्री जी ने 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर टेररिज्म के ऊपर अपनी आवाज उठाई, स्मगलिंग ऑफ इलीगल वेपन्स के ऊपर आवाज उठाई, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी. और बहुत ही रिसेंटली अभी इंडिया का जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स के ऊपर जो कन्वेंशन है उसको और मजबूत करने की बात रखी. तो भारत लगातार देश की दुनिया की जो ताकतें हैं उन्हें प्रेरित कर रहा है कि इस तरह के कानून बने ताकि टेररिस्ट को कहीं छुपने की जगह ना मिले. ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स टेरर आउटफिट्स के पास से पहुंच सकते हैं और उससे बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है. जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक जो कानून था 2005 का वो सीमित था, उस कानून को और मजबूत करा गया है. अब सरकार ऐसे व्यक्ति जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर शामिल है, उनकी फंडिंग के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी तरह जो उसमें सम्मिलित हैं, उनके अकाउंट्स, उनके एसेट्स को फ्रीज करने की ताकत रखती है. 2005 का जो लेजिस्लेशन था वो बहुत सीमित था, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस था. कोई जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको उसके ऊपर कानून लगाया जा सकता है. लेकिन क्या सरकार इंतजार करेगी कि जब तक पूरा का पूरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर हो तभी वो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सके? उसमें तो बहुत देर हो जाएगी. प्रोलिफरेशन की बड़ी बड़ी संभावनाएं रहती हैं. और इसी कारण से ये अमेंडमेंट लाया गया है आज इस बिल के अंदर. जैसे मैंने पहले कहा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स स्टेट एग्रेसर्स. और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है बड़े साधारण तरीके से बनाए जा सकते हैं. एक टेस्ट केस करा गया अमेरिका के अंदर कि एक सिविलियन किस तरह से रिटेल शॉप्स में जाकर इन केमिकल्स को इकट्ठा करके एक वेपन बना सकता है. और ये पूरी हर तरह से संभावना है कि ऐसा संभव है, और इसीलिए इसको रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है. शेल कंपनीज हैं, छोटी छोटी चीजें तैयार करेंगी, वो अपने आप में पूरा वेपन नहीं होगा डिस्ट्रक्शन का, लेकिन उसका एक हिस्सा हो सकता है. और ऐसे कई हिस्सों को जब जोड़ा जाए तो वेपन पूरा का पूरा हथियार तैयार हो सकता है. और इसी कारण से जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, जो भी इन केमिकल्स को, बायोलॉजिकल वेपन्स को तैयार कर रही है, उसको रोका जा सके. मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और इसीलिए फाइनेंस के ऊपर कि रूट क्या है फाइनेंस की, रास्ता क्या है जहां से फाइनेंस आ रहा है, कौन व्यक्ति इसको फाइनेंस कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. ये एक जीता जागता उदाहरण है कि 9/11 के बाद अमेरिका के ऊपर बहुत कम आतंकी हमले हुए, और उसका कारण यही था कि उन्होंने रूट कॉज को पकड़ा, जहां पर फाइनेंसिंग हो रही है उसको पकड़ा, और उस कारण से इसको रोका जा सका. और इसीलिए आज 2005 का जो एक्ट के अमेंडमेंट आ रहा है, इसके अंदर मुख्य बात यही है
कि जो फाइनेंस कर रहा है अब उसको गिरफ्तार करा जा सकता है, अब उसको सजा मिल सकती है। तो जितने भी फाइनेंसियर्स होंगे इसके, वो उतने ही शामिल होंगे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से ये बिल्कुल उसी विचारधारा का है। इनफैक्ट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट aligns with the United Nations Resolution 1540 of 2004. So, महोदय, हम हर तरह से भारत को मजबूत करने के लिए देश की दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन की विचारधारा के साथ मिलते हुए ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे देश के अंदर सभी नागरिक सुरक्षित रह सके और कहीं इस तरह का हमला ना हो जो नर्व गैस एजेंट्स जैसे टोक्यो में हुआ या एंथ्रिक्स लेस्ड लेटर्स हुआ या और कोई नई तरीके, कोई क्रिएटिव तरीके से कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेकर आए। FATF स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। हमारी प्रॉक्सिमिटी कुछ ऐसे देशों के साथ है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के विचारों के साथ वो चलती है और कई बार वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या केमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल करने की संभावना रखते हैं। इसीलिए हमारे देश को पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है कि हम हर हद तक अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। आज जो ये अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेकर आई है, मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं और समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री ए राजा जी।